हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन माथे से पसीना पोंछते हुए ऑफिस की फाइलों में डूबा हुआ था। घड़ी की सुइयां रात के रात बजा रही थी और ऑफिस का माहौल बिल्कुल सुनसान था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से गिरती बूंदों की आवाज कमरे में रहस्यमय सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आज का काम खत्म करके अब घर निकल जाना चाहिए, मैं रोहन ने खुद से बड़बड़ाया। उसने फाइलें समेटनी शुरू ही थी कि अचानक उसकी टेबल पर रखा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। थोड़ी झिझक के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से एक धीमी कंपकंपाती आवाज आई। रोहन, तुम अकेले हो? रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। कौन हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस फोन के दूसरी ओर से किसी की धीमी भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। रोहन ने घबराकर कॉल काट दी और गहरी सांस ली। शायद कोई मजाक कर रहा होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की और बाहर निकलने के लिए अपनी चीजें समेटने लगा। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा, फिर से वही नंबर फोन स्क्रीन पर चमका। इस बार एक अजीब सा मैसेज आया। खिड़की से बाहर देखो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा। बाहर घने अंधेरे में एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। उसका गला सूखने लगा। उसने झटके से अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर लॉक कर लिया। इंजन स्टार्ट करते हुए उसने कांपते हुए फिर से बाहर झांका। परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग चुके थे। वह तेजी से कार स्टार्ट कर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें उस परछाई पर टिकी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह कोई मजाक तो नहीं? उसने बुदबुदाते हुए अपनी घड़ी देखी। रात के दुआस फाइज हो चुके थे। वह घबराहट में जल्दी से कार स्टार्ट करके सड़क पर निकल गया। तेज बारिश अब हल्की होती जा रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पर सड़क सुनसान थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट करने लगा। उसने डरते डरते फोन स्क्रीन की ओर देखा। फिर वही अनजान नंबर। अब और नहीं, उसने खुद से कहा और कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक और मैसेज स्क्रीन पर चमका। तुम मुझसे बच नहीं सकते रोहन। रोहन ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क खाली थी। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी और जल्द ही अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। कार पार्किंग में लगाकर वह जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके। उसे अब सीढ़ियों से जाना था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही वह अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा, उसने तुरंत अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल फ्लैट के अंदर रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। धीमे कदमों से वह फोन के पास गया और कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही धीमी कंपाती आवाज थी। रोहन, तुम बच नहीं सकते। रोहन के हाथ से रिसीवर छूटकर गिर पड़ा। उसने झटके से खिड़की की ओर देखा। बाहर वही परछाई खड़ी थी। रोहन का सिर चकराने लगा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। खिड़की के बाहर वही रहस्यमयी परछाई अब भी खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पर्दा खींच दिया और तेजी से बेडरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। क्या यह मेरा कोई पीछा कर रहा है? लेकिन क्यों? उसने खुद से सवाल किया। उसका ध्यान टेबल पर रखी एक पुरानी फाइल पर गया। वह फाइल पिछले कई सालों से उसके पास थी, लेकिन उसने कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी। कांपते हाथों से उसने फाइल उठाई और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, कॉलेज के दिनों की। तस्वीर में रोहन के साथ तीन और दोस्त थे, आदित्य, समीर और निखिल। उसने गहरी सांस ली। ये तीनों उसके सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। 5 साल पहले कॉलेज ट्रिप के दौरान वे चारों एक सुनसान हिल स्टेशन पर गए थे। वहां एक रात आदित्य अचानक गायब हो गया था। उन्होंने उसे बहुत तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन रोहन जानता था कि उस रात कुछ और हुआ था। रोहन को अचानक एहसास हुआ, क्या यह सब उसी घटना से जुड़ा हुआ है? क्या आदित्य कभी लौटा नहीं, या फिर वो वापस आ चुका है?
तभी मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया। क्या तुम्हें याद है वह रात, रोहन? रोहन का गला सूख गया। वह कांपते हाथों से फोन को घूरता रहा। अचानक खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया। इस बार कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर पानी के साथ कुछ लिखा हुआ था। मैं लौट आया हूँ। रोहन के हाथों से फोन गिर पड़ा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे सच का सामना करना ही था। रोहन ठंडे पसीने में भीग चुका था। खिड़की पर लिखे उन शब्दों, मैं लौट आया हूँ, को देख उसका दिमाग सुन्न हो गया था। यह सब एक भयानक सपना लग रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर की कंपी बता रही थी कि यह हकीकत है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और दीवार से टिककर बैठ गया। उसके मन में बीते कल की परछाइयां उमड़ने लगीं। 5 साल पहले की वह रात। आदित्य, समीर, निखिल और रोहन चारों दोस्त कॉलेज ट्रिप पर हिल स्टेशन गए थे। सुनसान जंगल के बीच एक पुराना उजाड़ बंगला उनकी जिज्ञासा का कारण बन गया था। उत्साह में वे उस बंगले में घुस गए, लेकिन अंदर घुसते ही माहौल अजीब हो गया था। दीवारों पर अजीब आकृतियां, जली हुई तस्वीरें और बिखरे हुए फर्नीचर ने सभी के होश उड़ा दिए थे। लेकिन असली डर तब फैला जब आदित्य को एक पुरानी सीढ़ी के नीचे से एक डायरी मिली थी। डायरी के पन्नों में किसी ने लिखा था, जो इस घर में आएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सबने इसे मजाक में लिया, लेकिन उसी रात आदित्य अचानक गायब हो गया था। उसकी तलाश में पूरी रात बीत गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। डर और पछतावे में घिरे रोहन और बाकी दोस्त बंगले को छोड़कर भाग गए, और आदित्य कभी नहीं मिला। रोहन की आंखों के सामने वे यादें धुंधली होकर घूम रही थी। तभी एक और मैसेज आया। क्या तुमने सोचा था कि मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? रोहन का दिल बैठने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और टाइप किया, तुम तुम कौन हो? कुछ ही सेकंड में जवाब आया, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त आदित्य। रोहन की सांसें रुक गई। उसने तुरंत नंबर डायल किया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस धीमी हंसी गूंज रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स चिपकने लगीं और दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़, धड़, धड़। रोहन का पूरा शरीर जड़ हो गया था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दस्तक जारी रही। डर और घबराहट के बीच उसने दरवाजे की दरार से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वहां फर्श पर एक पुरानी जली हुई डायरी रखी थी। वही डायरी जो उन्होंने मंदिर में देखी थी। डायरी का खौफनाक रहस्य। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने झुककर धीरे से उस जली हुई पुरानी डायरी को उठाया। बारिश की बूंदें उसकी हथेलियों के साथ डायरी के पन्नों पर भी गिर रही थीं। हल्की रोशनी में डायरी के जले हुए पन्नों से धुआं सा उठता महसूस हो रहा था। यह कैसे यहाँ आई? रोहन ने घबरा कर सोचा। वह तेजी से दरवाजा बंद करके अंदर आया और टेबल लैंप के नीचे डायरी को खोला। कुछ पन्ने जले हुए थे, लेकिन जो बचे थे उनमें अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थीं। अगर तुमने इसे पढ़ना शुरू किया है तो तुम मौत के बहुत करीब हो। इस बंगले में जो भी आया उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आदित्य की तरह तुम भी मुझसे नहीं बच सकते। रोहन की आंखें फटी रह गई। आदित्य, क्या वाकई वह बंगले में मारा गया था? तभी एक और पन्ने पर कुछ लिखा था। आदित्य अभी भी यहीं है, वह बंगले को छोड़कर कभी गया ही नहीं। रोहन का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स एकाएक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी नजर अचानक खिड़की पर पड़ी। वहीं वही परछाई। इस बार वह खिड़की के और करीब खड़ी थी। रोहन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने खिड़की से हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मोबाइल पर एक और मैसेज आया। नीचे आओ रोहन, मैं इंतजार कर रहा हूं। रोहन का गला सूख गया। उसके पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। वह कुछ समझ पाता इससे पहले दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई। धड़, धड़, धड़। इस बार दस्तक इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज उठा। रोहन के अंदर साहस बटोरने की हिम्मत नहीं थी। उसने कांपते हुए खिड़की से नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर पानी में एक परछाई बन रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आखिर यह सब क्या था? आदित्य सच में वापस आ चुका था या फिर ये किसी और की चाल थी? तभी अचानक डायरी का आखिरी पन्ना खुद ब खुद पलट गया। उसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, खत्म। रोहन के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर खत्म शब्द उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने झटके से डायरी बंद की और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके भीतर उठते सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। आदित्य, क्या सच में वह जिंदा है? या फिर? फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन की ओर देखा। अब भागना बंद करो, तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ आना है।
नीचे एक लोकेशन पिन थी। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह लोकेशन वही पुराना हिल स्टेशन था जहां वे 5 साल पहले गए थे, और वह भयावह भूला बिसरा बंगला। रोहन घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि अब इस रहस्य को खत्म करने का एक तरीका बचा है, सच का सामना करना। वह जल्दी से अपनी कार की चाबियां उठाकर बाहर निकला। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हर बूंद उसकी बेचैनी को बढ़ा रही थी। उसने कार स्टार्ट की और हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रात 2 बजे बंगले के पास पहुंचते ही रोहन की छाती में अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घने पेड़ों के बीच छिपा वह पुराना बंगला अब भी वैसा ही था। टूटी खिड़कियां, सीलन भरी दीवारें और अंधेरे में डरावना दिखता ढांचा। उसने कार की हेडलाइट बंद की और धीमे कदमों से बंगले की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन पर सूखे पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह ठिठक गया। वही पुराना दरवाजा जिस पर तब भी जंग लगा हुआ था। आहिस्ता से उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। चर्रर, हाँ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर गुप्त अंधेरा था। टॉर्च जलाकर रोहन अंदर दाखिल हुआ। कमरे में फैली धूल और अजीब सी गंध उसे अंदर तक हिला रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रोहन। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। तभी दीवार पर टंगे एक टूटे हुए शीशे में उसे एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वही चेहरा जो वह भूलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य! रोहन के मुंह से चीख निकल पड़ी। तभी अचानक बंगले की तरफ से एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसमें से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही धीमी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने कहा था ना, मैं लौट आया हूँ। रोहन के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। बंगले के भीतर बढ़ती परछाई के साथ रोहन की धड़कनें और तेज हो गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। टॉर्च फर्श पर गिरने के बाद भी जल रही थी। उसकी मध्यम रोशनी में सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य! रोहन के होंठ बमुश्किल हिले। अचानक बंगले की सीलन भरी दीवारों पर टंगे पुराने चित्र हिलने लगे। कमरे की छत पर लगा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे चला रही हो। रोहन ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और चारों ओर देखने लगा। तभी कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गई। उसके भीतर एक फटी हुई डायरी पड़ी थी, वही डायरी जो कभी आदित्य के पास हुआ करती थी। रोहन ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर डायरी उठाई। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अंदर लिखे शब्दों को देखकर उसका सिर चकरा गया। मैं जानता हूँ तुम लौटोगे रोहन। अब छुपने का कोई फायदा नहीं, मैं यही हूँ। रोहन के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी पीछे से फर्श पर तेज चलने की आवाज आई। रोहन ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अजीब सी गंध पूरे बंगले में फैलने लगी थी। सड़ी गली लकड़ी और नमी की गंध के साथ खून जैसी गंध। उसकी सांसें उथली हो रही थीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के खींचने की आवाज आई। रोहन! उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी और उसके ठीक सामने एक पुराना रेडियो। रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे मारा था रोहन, याद है? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह सब सच नहीं हो सकता। यह सब एक भ्रम है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रेडियो से फिर वही आवाज आई, और इस बार बहुत साफ। अब तुम्हारी बारी है। तभी कमरे के कोने में हलचल हुई। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। रोहन ने मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह बुरी तरह फंस चुका था। तभी एक झटके से सब कुछ शांत हो गया। केवल उसके कांपते हुए दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मुझे यहां से निकलना होगा, जल्दी, उसने खुद से कहा। खिड़की की ओर भागा। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर घना कोहरा पसरा हुआ था, लेकिन कोहरे के पार बंगले के बगीचे में उसे एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई दी। वही चेहरा, वही डरावनी मुस्कान। आदित्य! अचानक बंगले में लगा पुराना घड़ी का पेंडुलम तेजी से हिलने लगा। एक के बाद एक दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए, और फिर वह आवाज आई। तुम मुझसे बच नहीं सकते रोहन। रोहन की सांसें तेज हो रही थी। बंगले की दीवारों से टकराती गूंजती आवाजें, खिड़की के बाहर दिखती रहस्यमयी आकृति और उसके दिमाग में गूंजती आदित्य की बातें, सब कुछ जैसे उसे पागल कर देने के लिए काफी था। यह सच नहीं हो सकता। आदित्य मर चुका है। उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मन के किसी कोने में दबी सच्चाई उसे जकड़ रही थी। उसने टॉर्च उठाई और तेजी से दरवाजे की ओर भागा,
लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन सब बेकार। अचानक उसके पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह छटके से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में सामने वही चेहरा था, आदित्य। आदित्य की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया का हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन। रोहन, मुझे मारा है ना? आदित्य की आवाज ठंडी और डरावनी थी। नन नहीं आदित्य, मैंने कुछ नहीं किया, रोहन घबराकर बोला। लेकिन आदित्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। झूठ मत बोलो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और बंगले के भीतर रखी सारी चीजें जोर जोर से हिलने लगीं। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अचानक उसकी नजर कोने में पड़ी उस पुरानी अलमारी पर गई, जहां कुछ फटे हुए कागज रखे थे। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। हम सब जानते हैं कि सच क्या है। दुर्घटना नहीं थी, तुमने मुझे धक्का दिया था। रोहन के हाथ से कागज गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अतीत की वह भयानक घटना घूम गई। हिल स्टेशन पर दोस्तों के बीच हुए झगड़े में गुस्से में धक्का और आदित्य का खाई में गिर जाना। नहीं, यह सब एक हादसा था। लेकिन आदित्य की परछाई और करीब आ रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं उस दिन को भूल नहीं पाया। हर दिन मुझे पछतावा होता है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य की परछाई ठहर गई। माफ कर दूं? उसकी आवाज में अब गूंज कम और दर्द ज्यादा था। अचानक बंगले की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां जोर से खुल बंद होने लगीं और एक भयंकर चीख गूंज उठी। रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी नहीं चाहा कि यह सब हो। मुझे सजा चाहिए, लेकिन मुझे माफ कर दो। अचानक अंधेरे में रोशनी फैल गई। आवाजें रुक गई। कोहरे में खड़ी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। बंगले का सन्नाटा लौट आया। रोहन कांपते हुए खड़ा हुआ। सामने कुछ नहीं था। आदित्य की परछाई गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे बंगले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मानो कोई उसे बाहर जाने का इशारा कर रहा हो। रोहन ने कांपते हुए बाहर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके ने उसे राहत दी। बंगले के बाहर खड़ा होकर उसने आखिरी बार उसकी ओर देखा। अंदर अब सब शांत था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कार की ओर बढ़ गया। शायद आदित्य ने उसे माफ कर दिया था, या शायद वह खुद को माफ कर सका था। अतीत को दफनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, रोहन ने खुद से कहा और कार स्टार्ट कर दी। बंगला धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया, लेकिन रोहन जानता था कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं।